हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आप सभी के लिए आपकी ही मांग पर लेकर आई हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। तो आज हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर वो है ये। तो देखिए, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। अच्छा, सबसे पहला चैप्टर भी था जनन। क्या होता है जनन? जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है। और हमने देखा था कि जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की बात करते हैं, जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें एकल जीव भाग लेता है। और लैंगिक जनन की जब हमने बात करी थी तो जनन की वह प्रक्रिया थी जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, अर्थात वही क्या करेंगे, आगे संतति का निर्माण करेंगे। तो आज हमने इसी चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, इस पर चर्चा करनी है। जब मैंने आपको क्लासेस पढ़ाई थी तो मैंने सबसे पहले जनन की डेफिनेशन के बाद सबसे पहले यही क्वेश्चन बताया था कि जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। तो आप सभी को पता है, कोई भी जीव जनन इसलिए करता है ताकि वो अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखे, है ना। अगर वो जनन नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जाति एक बार जीव बन गया, लेकिन अगर उसमें कोई भी जनन की प्रोसेस नहीं हुई तो उसके जीवन चक्र में जैसे ही मृत्यु अवस्था आ जाएगी वो सीधा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद उसकी आगे कोई भी संतति नहीं चली होगी, है ना। और दूसरी साइड अगर हम देखेंगे, कोई जीव है वो जनन से अपनी संतति का निर्माण करते हैं, अगर वो जनक मर भी जाएगा तो उसकी संतति आगे क्या कर रही है, उसकी जाति को बनाए रख रही है। तो सभी जीवों के लिए जनन इसीलिए आवश्यक है। तो क्या आंसर होना चाहिए, जातियों की सततता के लिए विभिन्नताएं लाने में। अब अगर जनन कर रहे हैं तो उनमें विभिन्नताएं भी उत्पन्न होंगी, है ना, अलग अलग विभिन्नताएं आएंगी उनमें, साथ ही साथ अनुवांशिक संगठन की वंशागुति के लिए। तो जब हम लैंगिक जनन पढ़ते हैं तो उनमें क्या होती है, धीरे धीरे करके उनमें अनुवांशिक विभिन्नताएं भी आने लगती है। क्लियर इतनी बात? तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका यही हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की साइड चलते। सेकंड क्वेश्चन है आपका, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है। तो सबने जनन का चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, तो ये भी आप अच्छे से बता सकते हो कि जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो आपने देखा कि लैंगिक जनन, है ना, लैंगिक जनन सबसे अच्छी विधि होती है जनन के लिए, क्योंकि उसमें आगे चलकर के कुछ अनुवांशिक विभिन्नताएं भी आती है। क्लियर? जबकि अलैंगिक जनन में हम देख रहे थे कि उसकी संतति सेम उसके ही जैसी रहती है, क्लोन जब हम वर्ड का यूज करते हैं। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, ये देख लो कि लैंगिक जनन अच्छी विधि है। क्यों है? इसका आंसर होगा क्योंकि यह जीन पूल यानी कि जीनों का समुच्चय बनाता है, ठीक है, और विभिन्नताएं लाता है। अलग अलग जीन, हर संतति में क्या होगा, अलग अलग जीन कहीं ना कहीं प्रवेश हो रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार विभिन्नताएं होंगे तथा शिशुओं की संख्या ज्यादा होती है। क्लियर इतनी बात? तो लैंगिक जनन क्या होगा, जनन की सबसे अच्छी विधि होती है। चलो, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं कि लैंगिक जनन की जो संतति होती है इनकी जीवन शक्ति थोड़ी लंबी होती है अलैंगिक जनन के कंपैरिजन में। क्लियर? तो ये सब आप लिख सकते हो। आगे चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की साइड। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने क्लास पढ़ी हो और उसको ये ना पता हो। सबको पता है कि क्लोन क्या होता है। मैंने कहा था कि अलैंगिक जनन की सारी संतति अपने जनक के समान होती है। किस रूप में? आकारकी रूप से और आंतरिक रूप से, अर्थात उसकी बाहरी संरचना भी अपने जनक के समान होगी और उसकी आंतरिक संरचना यानी कि उसमें जो क्रोमोसोम, गुणसूत्र वगैरह होंगे वो सब उसके जनक के समान ही होते हैं। इसलिए हम उनको क्या वर्ड यूज करते हैं, क्लोन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन की द्वारा उत्पन्न हुई संतति आकारकी रूप से और आनुवांशिक रूप से भी, ठीक है, यानी कि आंतरिक रूप से भी अपने जनक से मिलती जुलती रहती है, इसलिए ये क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। अगर क्वेश्चन आ गया तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल क्या देख सकते हो, अमीबा का दे सकते हो, है ना। अमीबा आपने देखा, तो अमीबा को आपने देखा होगा, जब अमीबा क्या होगा, इसमें अलैंगिक जनन होगा, ये इसका केंद्रक उपस्थित है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जनक है,
अब इसमें अलैंगिक जनन होगा तो सबसे पहले क्या होता है, इसका केंद्रक धीरे धीरे लंबा होकर के 2 भागों में विभाजित होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिखा देते हैं कि इस प्रकार से थोड़ा पहले लंबा होगा, ये इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाता है, ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक केंद्रक यहाँ आ गया और एक केंद्रक यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गई, संतति हो गई। तो अगर आप देखोगे इसकी अलैंगिक जनन पाया जा रहा है, अमीबा है जनक, इससे क्या हुआ, 2 संतति का निर्माण हुआ और दोनों ही संततियों में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो अपने ही जनक के समान होगी। अगर इसमें 2 गुणसूत्रों की संख्या है तो इसमें भी कितनी होगी, 2-2 होगी। समसूत्री विभाजन पाया जा रहा है तो क्या हो जाएगी, 2-2 ही क्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या होगी, ठीक है। तो हमने इनको ऐसी संतति को ही हमने क्या कहा है, क्लोन कहा है। क्लियर, एग्जाम्पल से समझाओगे तो अच्छा लगेगा सबको। चलो आगे चले, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की साइड। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों, क्या यह कथन हर समय सही होता है? तो यहाँ पर बताइए कि लैंगिक जनन की जितनी भी संतति बनेगी उनके जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। ये तो मैंने अभी अभी बता दिया कि हाँ, उनके अच्छे अवसर होते हैं कि वो जीवित रह सके। क्योंकि क्या होगा, आपने देखा होगा, मनुष्य के बच्चों की बात कर रहे हैं हम, तो मनुष्य अपने बच्चों को कहीं ना कहीं संरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। या बाकी और जंतु की बात करते हैं तो वो भी लैंगिक जनन वाले अपनी संतति को बचाने की कोशिश करते, संरक्षित रखते शिकारियों से। क्लियर इतनी बात? लेकिन क्या ये हर टाइम पर यही होता है? ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, लास्ट वाले का ये हो सकता है, ये कथन हर समय सही नहीं हो सकता है। तो देखिए कैसे आंसर लिखोगे आप। ठीक, अब देखेंगे, लैंगिक प्रजनन जाति की पौरूप क्षमता व जीवन शक्ति बनाए रखता है। अभी मैंने आपको बताया कि उनकी जो भी लैंगिक जनन के द्वारा संतति उत्पन्न होती है उनकी जीवन शक्ति ज्यादा ही होती है, कम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ आनुवांशिक विभिन्नता लाता है ना। लैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति में आनुवांशिक विभिन्नता होती है, अपने जनक से अलग होते हैं वो। क्लियर, जिनमें से अधिकांश व्यष्टियों को वातावरण से अच्छी अनुकूलता प्रदान करके सहायता करती है। अब क्या होता है, वातावरण भी क्या करता है, चुनता है संतति को कि कौन अनुकूल है। जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्रकृति के द्वारा चुनी जाएगी, और जो नहीं ढाल पाते वो मर जाते हैं, है ना। तो लैंगिक जनन की संतति क्या करती है, अनुकूलन होता है इनमें। क्लियर, अब अगर बात करते हैं निम्न कोटि के जीवधारियों में लैंगिक जनन प्रतिकूल समय आने पर होता है। यह धंसने वाले जाइगोस्पोर उत्पन्न करता है, इसलिए लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्तरजीविता के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। तो यानी कि जब प्रतिकूल प्रवृत्ति आती है तो जो जाइगोस्पोर होता है वो छिपा रहता है, ठीक है। और जैसे अनुकूल परिस्थिति आ जाती है वो फैल जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन की जितनी भी संतति होती है उनकी उत्तरजीविता के लिए वो अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि क्या हर समय ही ऐसा होता है, तो हम देखेंगे किंतु लैंगिक प्रजनन में से हमेशा ही उत्तरजीविता के अच्छे अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि लैंगिक प्रजनन उत्पन्न संतति हमेशा बहुत सौम्य और असहाय अवस्था में होती है, जिससे उनमें से अधिकांश शिकारियों का शिकार बन जाती है। और कुछ कुछ ऐसे भी नहीं कि सारी प्रजातियां, कुछ कुछ प्रजातियां असहाय होती है, ठीक है। तो वो जल्दी ही शिकारियों का शिकार बन के उनको खा लिया जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। चलिए, लेकिन अलैंगिक जनन से वो अच्छा है लैंगिक जनन। क्लियर, आगे चले, चलो। अब आता है 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार से भिन्न होती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर संततियों के बीच में अंतर बताया गया है। क्लियर, तो आपको संतति, जहां पर संतति के बीच में अंतर आएगा तो किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि अलैंगिक जनन से बनी संततियां रूपरेखा में सब चीज से वो अपने जनक के समान होती है, और अगर दूसरी साइड हम देखें लैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों के, तो वो क्या होंगी, आंतरिक रूप से वो अपने जनक से भिन्न रहती है। अर्थात उनमें गुणसूत्रों की मतलब गुणसूत्रों जो आनुवांशिक होगा उनके अंदर, वो क्या होगा, अपने जनक से भिन्न होगा। उनकी आकृति भी आप देख सकते हो भिन्न रहती है ना। मनुष्य के बच्चे में देखा कि सेम टू सेम वो अपनी मम्मी की जैसे, बहुत कम केसेस में होगा, लेकिन ज्यादा केसेस में क्या होगा, थोड़ा भिन्न होता है वो, ठीक है। आधे गुणसूत्र उसको माता से मिल रहे, आधे पिता से मिल रहे,
है ना, तो उसके गुणसूत्रों का अलग ही सेट बन गया। क्लियर इतनी बात? तो कैसे अब आप संततियों के बीच डिफरेंस लिखोगे? तो इस प्रकार से, सबसे पहले हम अलैंगिक जनन से बनी संतति की अगर बात करते हैं तो यह एक ही आकार की वाली व्यष्टियों को रखता है, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होती है, अपने जनक की समान संततियां होती है जो कि अपने वयस्क यानी कि अपने जनक से मिलती है। क्लियर? संतति व जनक के बीच अंतर नहीं होता है। अगर आपके सामने ये अमीबा रख दूं, ठीक है, और इसका एक बच्चा संतति है, दूसरा अमीबा रख दो, तो आप इनको नहीं पहचान पाओगे कि कौन संतति और कौन जनक है। क्लियर है ना इतनी बात? ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अभी पहले संतति देखते हैं। संतति जल्दी ही विकसित हो जाती है। अगर आप देख रहे हो कि अमीबा की हम संतति की बात करते हैं तो तुरंत इसमें विभाजन हुआ और तुरंत क्या हो गया, संतति का निर्माण हुआ। तो अलैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न हो रही है वो जल्दी विकसित हो रही है। क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखेंगे व्यष्टियां आनुवांशिक रूप से समान होती है और विभिन्नताएं होती है। इनमें जो भी क्या होंगी संतति होगी वो क्या होती है, अपने जनक के समान होती है। क्लियर? अब लैंगिक जनन की संतति की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ उन व्यष्टियों को रखता है जो आकारिकी में कई किस्म से अंतर दिखाते हैं। मनुष्य का बच्चा ले लो, है ना, ये कौन है, राम प्रसाद, और ये कौन है, भानुमति, है ना। अब इनका बच्चा कौन है, सोनू। तो ये एकदम डिक्टो अपने माता पिता की तरह नहीं होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा इसमें। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा भिन्न रहती है अपनी संतति से, अपने जनक से, सॉरी। ठीक है, संतति व जनक पीढ़ी के सदस्यों के बीच कई विभिन्नताएं होती है। संतति विकसित होने में लंबा समय लगता है। तो संतति विकसित होने में लंबा समय लगेगा। किसी भी जानवर की बात कर रहे हो आप, जो भी लैंगिक जनन करते हैं उन सभी में आपने देखा होगा कि संतति को बनने में काफी लंबा टाइम लगता है ना। पहले तो निषेचन की क्रिया ही होगी, उसके पश्चात युग्मनज बन रहा है, फिर आगे चल करके भ्रूण, फिर आगे चल करके बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। क्लियर है आपको इतनी बातें? तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है। लेकिन आप जब अलैंगिक जनन की बात करें तो क्या हो रहा था, एक विभाजन हुआ, दो संतति बनी और हो गया, और भाई संतति बन गई और हो गया जनन, है ना। लेकिन इसमें लंबी प्रोसेस हो रही है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये दोनों है जनक, ये क्या है, इनमें क्या है, इनकी जो संतति सोनू पैदा हो रखा है एकदम अलग हो रखा है। क्लियर? तो इनमें विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती है, आप दूर से पहचान सकते हो, या बहुत सारे केसेस में तो ऐसा देखा होगा कि बच्चा एकदम अलग ही अपने माता पिता से। तो विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती है लैंगिक जनन की संतति में। क्लियर इतनी बात? व्यष्टियां आनुवांशिक रूप से थोड़ा सा अलग होती है, थोड़ा सा अलग तो दिखती है ना, कभी कभी ज्यादा भी हो जाती है। और जीन का रिस्पलिंग के कारण विभिन्नताएं अत्यधिक होती है। अब इसमें क्या होगा, इसके गुणसूत्र भी होंगे, इसके गुणसूत्र भी होंगे, है ना। तो फिर क्या होगा, इसमें क्या होंगी, इन दोनों के ये मिक्सर बन गया इन दोनों का। तो विभिन्नताएं तो है ही ना, अपने जीन, अपने जनक से अलग गुणसूत्र इसको मिल रहे हैं, आधे माँ के मिल रहे हैं, आगे पिता के मिल रहे हैं। तो आगे चल करके इनकी क्या होगा, जो आनुवांशिकता है उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई है। तो ये सारे क्या होंगे, अंतर होते हैं लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति के बीच में और अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति के बीच में। क्लियर इतनी बात? चलो आगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद करो। कायिक जनन को प्रारूपी अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है? क्लियर? आपको पता है कि लैंगिक जनन में क्या अंतर है दोनों के मध्य में। अगर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की बात करेंगे, चैप्टर जिसने पढ़ा है उसको ये सारे आंसर आते होंगे, है ना। लेकिन जिसे नहीं भी पढ़ा है तो वो यहाँ पर आंसर दे सकता है। देखो क्या होगा, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को सबसे कॉमन जो होगा वो यही होगा कि यहाँ पर अलैंगिक जनन में एक जीव संतति को उत्पन्न कर रहा है और लैंगिक जनन में दो जीव संतति को उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। अलैंगिक जनन की संतति अपने आकारिकी और आंतरिक रूप से जनक के समान होती है, और यहाँ पर क्या होगी, जो लैंगिक जनन की संतति होगी वो आकारिकी और आनुवांशिक रूप से अपने जनक से भिन्न पैदा होती है ना। तो ये सब क्या होंगे, इसके अंतर होंगे। लेकिन लिखना कैसे है तो इसको भी देख लो। चलिए अगर बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन की, अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है।
ठीक है। लेकिन अगर लैंगिक जनन की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 प्राणी भाग ले रहे हैं। इसकी बात करेंगे, इनमें प्रजनन इकाई, कलिका, शरीर खंडन आदि होता है। तो यहाँ पर जब अमीबा का देख रहे हो या फिर मुकुलन का देखते हो या पुनरुत्भवन का देखते हो तो इनमें क्या हो रहा होगा, या तो कोई कायिक, अगर हम कायिक प्रवर्धन की बात कर रहे हैं तो किसी भाग से क्या बन रहा है, नया पौधा बन जाता है ना। खंडन की बात कर रहे हैं, पुनरुत्भवन में शरीर का खंड टूट जा रहा है और उसी से नए जीव का निर्माण हो रहा है। मुकुलन में हम पढ़ते हैं एक कलिका उत्पन्न हो गई और उससे नए जीव का निर्माण हो गया। लेकिन लैंगिक जनन की अगर हम बात करेंगे तो इनमें क्या होगा, इनमें प्रजनन इकाई कौन होता है, युग्मक होता है ना। पहले युग्मक जनन की प्रोसेस होती है, अगर नर होगा तो नर में नर युग्मक का निर्माण, मादा होगी तो मादा से मादा युग्मक का निर्माण। आगे चल करके जब ये दोनों युग्मक संलयित होते हैं, निषेचित होंगे, उसके पश्चात युग्मनज बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा और आगे चल करके नई जीव की निर्माण होता है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। इनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। हमने अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार का युग्मक नहीं देखा क्योंकि इनका शरीर क्या हो रहा है, खंडित हो रहा है, कलिका उत्पन्न, ये सब के कारण ही क्या बना रहा है, नए जीव का निर्माण कर रहा है। क्लियर, युग्मक संलयन नहीं होता। अब जब युग्मक ही नहीं बने तो संलयन किसका होगा, है ना, तो ये भी नहीं पाया जाएगा। इनमें जनक की कायिक कोशिकाएं भाग लेती है। कायिक प्रवर्धन में आप देखते हो कि कायिक कोशिकाओं के द्वारा, कायिक भाग के द्वारा ही कायिक कोशिकाएं यानी कि जो द्विगुणित कोशिकाएं होती है, सोमैटिक सेल्स बताई थी मैंने, है ना, तो ये क्या होंगी, यही क्या करती है, आगे संतति का निर्माण करेगी। कैसे विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा। इसी कारण तो क्या होगी, गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। क्लियर। लेकिन हम अगर बात करेंगे लैंगिक प्रजनन की तो इनमें क्या होगा, जंतुओं में शुक्राणु बनेगा, अंडाणु तथा पादपों में परागकण और अंडक बनते। ये बातें भी क्लियर है। मनुष्य वगैरह या जंतुओं की हम बात करेंगे तो उसमें नर युग्मक शुक्राणु होगा, मादा युग्मक अंडाणु होगी। उसी प्रकार अगर हम पौधों की बात करते हैं तो पौधों में क्या हो जाएगा, पौधों में जो परागकण होता है वो नर युग्मक होता है और जो अंडक होगा या अंड कोशिका होगी वो मादा युग्मक होता है। क्लियर इतनी बात। आगे इसमें अगर जब युग्मक बने हैं तो युग्मक संलयन भी होगा, तो युग्मक संलयन इसमें प्रेजेंट होता है। इनमें प्रजनन की दर धीमी होती है, प्रजनन की दर धीमी होती है। जब संतति का निर्माण होगा तो आराम धीमी गति से हो रहा होगा और प्रजनन की क्रिया भी धीरे होगी। पहले युग्मक बनेंगे, उसके बाद जब निषेचित होंगे, ये सब क्या होगा, लॉन्ग प्रोसेस होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किस, अलैंगिक जनन की। क्लियर। चलिए छठवां क्वेश्चन ये रहा। अब यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है ना कि कायिक जनन को प्रारूपी अलैंगिक जनन क्यों माना गया है। अब आप सभी को पता है कि अलैंगिक जनन के क्या फीचर थे, विखंडन, खंडन के द्वारा आगे चल करके नई संतति का निर्माण हो रहा है। अगर कायिक जनन की बात करें तो आलू का उदाहरण अगर आप लेते हो तो आलू में आपने देखा बहुत टाइम हो जाता है तो उसमें कुछ आंखें सी बन जाती है ऐसे ऐसे करके, है ना। और हम क्या करेंगे, अगर इस भाग को काट करके मिट्टी में बोएंगे तो इसी से क्या बन जाते हैं, नए आलू बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि किसी भाग के द्वारा, कायिक भाग के द्वारा नई संतति का निर्माण हुआ, इसलिए हमने इसको किस में रखा है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत रखा है। ठीक, तो देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार के रूप में कायिक जनन, अलैंगिक जनन एक जनकीय गुणन का एक प्रकार होता है। एक जनकीय यानी कि एक जीव के द्वारा नई संतति का निर्माण हो रहा है अलैंगिक जनन के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें युग्मक या लिंग कोशिकाएं नहीं बनती है, इसमें किसी भी प्रकार का युग्मक नहीं बना और ना ही यहाँ पर कोई भी लिंग कोशिकाएं पाई जा रही है। क्लियर। अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है। देखो जब भी क्या अलैंगिक जनन की बात करते तो हमेशा समसूत्री विभाजन होगा, तो यहाँ पर भी कायिक प्रवर्धन में भी क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता है। अगर यहाँ पर सोमैटिक सेल में द्विगुणित है तो इसकी जो भी संततियां बनेगी उनमें भी क्या होगी, द्विगुणित ही होगा गुणसूत्रों की संख्या। क्लियर। चलो यहाँ पर समसूत्री विभाजन प्रकार से ही होता है, ये बता दिया मैंने आपको। अलैंगिक जनन में भाग लेने वाली कोशिकाएं ना तो बनती है और ना ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। इनमें कोशिकाएं में क्या हो रहा है, किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। ठीक, इसलिए कायिक जनन अलैंगिक जनन का एक प्रकार समझा जाता है। और आप नीचे एग्जाम्पल लिख सकते हो कि आलू वाला। क्लियर। आगे चलो, नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं, कोई दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो क्या होगा कायिक जनन, बताते हैं।
आप सभी को पता है कि कायिक भाग के द्वारा नए जीव के निर्माण की क्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। नए पौधे के निर्माण, कायिक प्रवर्धन पौधे में पाया जाने वाला गुणन का एक प्रकार है जिसमें कायिक भाग कौन कौन हो जाएंगे पौधे की? जड़, तना, पत्ती, इन भागों के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। ये क्या करेंगे? नए पौधे का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलो अगर उदाहरण की बात आ जाएगी तो सबको पता है कि आलू की बात करेंगे तो ये किसका? कंद का टुकड़ा होता है, तने का एक टुकड़ा है। ठीक है, इनमें क्या होगा? एक आंख होगी, उसी से आप बहुत सारे आलू बना सकते हो। ठीक, गन्ने की बात करें तो ये तने का आधार भाग होगा और प्रत्येक कम से कम एक पर्व वाला होता है, यानी कि एक पर्व से हम गन्ने उगा सकते हैं काफी सारे। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पर कितने हुए? 7 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। देखिए 8वां क्वेश्चन है, व्याख्या करें किशोर चरण, प्रजनन और जीर्णावस्था चरण की। जीर्णावस्था चरण की तो मैंने आपको बताया था जीवन की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? किशोर अवस्था, उसके बाद आपकी आती है प्रजनन अवस्था और जो तीसरी आती है जीर्णावस्था। किशोर अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो जन्म से लेकर के प्रजनन काल आने से पहले जो पहले वाली अवस्थाएं होती है उसे हम कहते हैं किशोर अवस्था। ठीक है, जब बच्चा रहता है ना, छोटा बच्चा पैदा हो रखा है और जब तक उसमें लैंगिक लक्षणों का विकास ना हुआ तो उस टाइम तक के पीरियड को हम कहते हैं किशोर अवस्था। उसके बाद आती है प्रजनन अवस्था, अर्थात उसके अंदर कुछ प्रजनन अंगों का विकास होने लग जाता है, वो प्रजनन करने योग्य बन जाता है, उस अवस्था को कहते हैं प्रजनन अवस्था। क्लियर? जीर्ण अवस्था, जब व्यक्ति की सारी ही जीर्ण क्षमताएं, जितनी भी उसकी कार्य क्षमताएं होती है धीरे धीरे क्षीण पड़ने लग जाती है तो हम उसको जीर्णावस्था कहते हैं, या फिर वृद्ध अवस्था आप बोल दो, किसी जीव की वृद्ध अवस्था। तो ये सब अवस्थाएं हर जीव में आती है, चाहे आप पेड़ पौधे देखोगे चाहे जीव जंतु देखोगे। वो जीव पैदा हुआ है, उसके बाद किशोर अवस्था आएगी, उसकी प्रजनन अवस्था भी आएगी और लास्ट में उसकी जीर्णावस्था आएगी और लास्ट में वो मृत्यु गति को प्राप्त हो जाता है। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे ये भी देख लो। देखो किशोर अवस्था की बात करते हैं तो यहाँ एक जीवधारी के जीवन चक्र में पूर्व प्रजनन चरण है। ठीक है, यानी कि जब तक उसमें प्रजनन अवस्थाएं विकसित नहीं हुई है उससे पहले का जो समय होगा वो किशोर चरण कहलाता है, जो उसके जन्म व लैंगिक परिपक्वता के बीच का चरण होता है। ठीक है, यहाँ पर समझो सोनू जी है, ये छोटा सा बच्चा है, जन्म पहले तो इसका जन्म ही हुआ था, ये बड़ा जन्म हो रखा है। ठीक है, यहाँ पर इसकी कौन सी अवस्था चल रही है? किशोर अवस्था चल रही है, तो ये क्या हो गया? किशोर अवस्था। इसके बाद इसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास हुआ, यानी कि प्रजनन अवस्था विकसित हुई। प्रजनन अवस्था विकसित हुई तो ये क्या हो गया? बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें बना दो भाई इसकी, है ना, ये दाढ़ी मूछें, बड़ी भारी भारी आंखें हो गई, बाल भी बड़े स्टाइलिश बना रहा है। ठीक है, यानी कि प्रजनन अवस्था वो अवस्था हो जाती है जब जो जीव होता है वो जीव को, किसी नई जीव को जन्म देने योग्य बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया है? बढ़िया सा, ये इसकी प्रजनन अवस्था आ चुकी है। इसके बाद इसकी जीर्णावस्था आएगी, तो जीर्णावस्था में इसकी जितनी भी क्या होगी शक्तियां हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जीर्णावस्था। ठीक है, तो जीर्णावस्था में अब ये क्या बन गया है? बुढ़ा बन गया है। ठीक है, इसी प्रकार पेड़ पौधों में भी देखा आपने। अब इसके हाथों में भाई लट्ठी पकड़ा दो एक, ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा? वो मृत्यु गति को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये अवस्थाएं चलती है हर एक जीव जंतु पेड़ पौधों के जीवन काल में। ठीक, तो देखो यहाँ पर किशोर अवस्था क्या होगी? उसके जन्म से लेकर के जब तक उसमें लक्षण विकसित नहीं हुए प्रजनन लक्षण, तब तक क्या हुआ? वो किशोर कहलाएगा। प्रजनन अवस्था के चरण की बात करते तो यह जीवन चक्र का वह चरण है जिसमें व्यष्टियां संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाती है। तो ये वाली वो क्या है? जीर्णावस्था। जी ठीक है, सॉरी, प्रजनन अवस्था। जीर्णावस्था की बात करेंगे, यह जीवन चक्र का वह पश्य प्रजनन चक्र है जो उपापचय की धीमा होने व देह भागों की संरचना व कार्य के धीमा यानी कि नष्ट होने द्वारा लक्षित होता है। अब यहाँ पर इसकी गतियां क्या हो गई? सारी की सारी धीमी पड़ गई है।
ठीक है, और लास्ट में ये मृत्यु गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो पेड़ पौधों में भी इसी प्रकार की, पहले छोटा सा नन्हा सा पेड़ होता है, फिर जब उसकी प्रजनन अवस्था आती है तो उसमें फूल वगैरह फल वगैरह खिलते हैं, और लास्ट में जब क्या होगी, उसकी जीर्णावस्था आएगी, वो धीरे धीरे मुरझाने लग जाता है, पीला पीला पड़ जाएगा और लास्ट में वो खत्म हो जाता है। क्लियर? चलो आगे 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक जीवन को पाया जाता है क्यों? अच्छा, यानी कि यहाँ पर बताया गया कि जटिल जीवों में लैंगिक जनन क्यों पाया जाता है। आप एक एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हो, अलैंगिक जनन सभी सरल संरचना वाले जीवों में पाया जाता है और कुछ कुछ बहुकोशिकीय यानी कि थोड़ी सी जटिल संरचना वाले जीवों में भी पाया जाता है। लेकिन अगर लैंगिक जनन की बात करेंगे तो ये सभी उच्च कोटि के जटिल जीवों के शरीर पर पाया जाता है, उनमें होने वाली क्रिया होती है। क्लियर? तो यहाँ पर बताएंगे कि क्या क्या इसका आंसर होगा। तो देखो, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया क्यों जाता है? तो देखेंगे क्योंकि क्या होगा, लैंगिक जनन से एक तो विभिन्नताएं आती है, मैंने कहा ना संतति में क्या होगी, अनुवांशिक जो पदार्थ होगा अपने जनक से थोड़ा अलग होगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे विभिन्नताओं का प्रवेश जो स्पर्धात्मक छोर तथा अनुकूलता के योग्यता प्रदान करता है। जीन पोल बनाएगा, जीन पोल यानी कि जीनों का समुच्चय बनाएगा जो कि जनसंख्या में उत्परिवर्तन का विवरण और विभिन्नताओं का प्रकीर्णन करेगा। ठीक है, जीन पोल यानी कि अब क्या होंगे, जितनी भी संततियां उत्पन्न होंगी सब में अलग अलग जीन पहुंच रहेंगे। ठीक है, तो विभिन्नताएं हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी लैंगिक प्रजनन से जो भी संतति उत्पन्न होगी। ठीक है, प्रारूप व जीवन शक्ति, ये बता दिया था कि लैंगिक जनन की जितनी भी संतति उत्पन्न होती है उनकी जीवन शक्ति और स्पर्धा सबसे अधिक होती है, वो सामर्थ्य होते हैं यानी कि उनकी जीवन शक्ति अत्यधिक होती है। ठीक है, पैतृक सुरक्षा है ना, लैंगिक प्रजनन से जो संततियां उत्पन्न होती है उनकी सुरक्षा उनके माता पिताओं के द्वारा की जाती है, पैतृक सुरक्षा जिसे हम कह रहे हैं। तो बहुत सी स्थितियों में शिशु अपनी सौम्यक अवस्थाओं में जनकों द्वारा सुरक्षित रहता है। आपने देखा है, मनुष्य का देखो या थोड़े जीव जंतुओं का देखा, वो अपने जीवों को क्या करते हैं, संरक्षित रखते हैं। तो आज के लिए आपके 9 क्वेश्चन काफी है, इसके आगे भी अभी क्वेश्चन है जो कि इसका सेकंड पार्ट पे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तब तक आप इन सभी को अच्छे से सॉल्व कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।